precious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ा था बहुत डिटेल से. आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करना है. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि वाटर ही है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत एबंडेंट मिकदार में पाया जाता है. और वाटर के लिए एक लफ्ज़ यूज होता है जनरली कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ. एक ये बात होगी कि वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ, एंड सेकेंडली ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. एक ऐसा कंपाउंड है जो एबंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है. इसके बाद इसकी कुछ हम इसकी क्वांटिटी देखते हैं कि किस क्वांटिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है. तो जनरली ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये किस रेशो से पाया जाता है? 65 to 89% लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जनरली पाया जाता है. उसके बाद अगली बात हम ये करते हैं कि ह्यूमन टिश्यूज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये किस क्वांटिटी में पाया जाता है? ये ब्रेन सेल्स के अंदर कितने परसेंट पाया जाता है? 85% वाटर पाया जाता है. 85% इन ब्रेन सेल्स इन ह्यूमंस. और बोन सेल्स की अगर बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 20% इन बोन सेल्स इन ह्यूमंस इसकी मिकदार पाई जाती है. तो ये जो मैंने ये लिखी है क्वांटिटी, इसको आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है. ये एमसीक्यूज हैं, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं. 65% to 89% ब्रेन सेल्स में, 85% एंड 20% इन बोन सेल्स इन ह्यूमंस. तो ये क्वांटिटीज आपने वर्ड टू वर्ड याद रखनी है. इसकी क्वांटिटी के बाद हम ये बात करते हैं कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको करवाने के लिए वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है. वाटर का बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है. इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है बॉडी में, जो एनर्जी गेन होती है बॉडी में, वो कैसे होती है? हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है तो बॉडी में एनर्जी बॉडी को मिलती है. तो उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन के लिए जो रिएक्शन होता है उसका क्या नाम है? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर वाटर इन्वॉल्व होता है, वाटर की प्रेजेंस होती है. तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन के लिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है. तो मींस ये है कि वाटर नेसेसरी है बॉडी में मौजूद होने के, बॉडी में मौजूद होगा तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाने के लिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए वाटर जरूरी है. नेक्स्ट बात हम करते हैं कि वाटर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर. यानी प्लांट्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस है और एनिमल्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस है. एनिमल्स के अंदर जो फूड गेनिंग का प्रोसेस है, जो पूरी बॉडी में फूड की यूटिलाइजेशन होती है, फूड मिलती है बॉडी को, वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के टूटने का अमल है वो वाटर की प्रेजेंस में होता है. और प्लांट्स में भी खुराक के बनने के अमल में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है प्लांट के अंदर, उनके अंदर उस प्रोसेस के अंदर वाटर भी इस्तेमाल होता है. वाटर होगा तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. तो यानी प्लांट्स में भी अहमियत का हामिल है और एनिमल्स में भी वाटर अहमियत का हामिल है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है. अब नेक्स्ट हमने कुछ इसकी वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नंबर पे वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है. दूसरे नंबर पे इसकी हमने हीट कैपेसिटी पढ़नी है. तीसरे नंबर पे हमने इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़नी है. चौथे नंबर पे हमने इसका आयनाइजेशन ऑफ वाटर, एंड एट फिफ्थ प्लेस वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटेक्शन. ये 5 हेडिंग्स हैं, ये वाटर की प्रॉपर्टीज हैं. हमने इनको बारी बारी स्टडी करना है एक एक को. तो देखते हैं इनमें क्या लिखा है. स्टूडेंट्स, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में सबसे पहली जो हेडिंग पढ़नी है वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज. कि वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज क्या है. हमें पता है कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं? कि ऐसा सब्सटेंस जो सोलूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सोलूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. तो वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज क्या है? वाटर कैसे दूसरी जो कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनको अपने अंदर कैसे डिसॉल्व करता है. इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि वाटर एक्चुअली खुद क्या है. वाटर एक्चुअली एक पोलर सब्सटेंस है. पोलर सब्सटेंस से मुराद कि ऐसा सब्सटेंस जो स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिलके बनता है. यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो उसमें डिफरेंस है. चार्ज डिफरेंस
वाला जो सब्सटेंस होता है उसको हम पोलर कहते हैं, और जिसमें चार्ज सेम होता है दोनों साइड पे, ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन पोलर कहते हैं, जिसके एग्जांपल है O2, H2। इस तरह जो ये हैं वो नॉन पोलर है, और पोलर वो होता है जिसमें मुख्तलिफ चार्ज वाले आयंस जो हैं वो आपस में मिले, उस ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं पोलर सब्सटेंस, जिसमें चार्ज डिफरेंस हो दोनों साइडों पे, स्लाइटली चार्ज डिफरेंस हो। तो वाटर जो है वो बाय नेचर पोलर इन नेचर है। और दूसरी बात ये कि वाटर जो है ये मीडियम ऑफ लाइफ है और मोस्ट एबंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। एक तो मीडियम ऑफ लाइफ है और दूसरा मोस्ट एबंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आयनिक सब्सटेंसेस कैसे वाटर में डिसॉल्व होती हैं। अब हमने आयनिक और नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर में अगर डिसॉल्व करवाना है तो वो कैसे होती हैं। आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो जब वाटर में उनको डाला जाता है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट होके डिसॉल्व होते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होके, मैं लफ्ज जो बोल रहा हूँ आपने उसको उस पर ध्यान देना है, डिसोसिएट होके वाटर में डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की। तो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस इसके अंदर चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस में चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर में जब इनको नॉन आयनिक सब्सटेंस को डाला जाता है तो वो डिस्पर्स होते हैं वाटर में। ये दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं। आयनिक सब्सटेंसेस के साथ डिसोसिएट का लफ्ज है और नॉन आयनिक सब्सटेंसेस के साथ इसके अंदर चार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस में वो डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर में जाके और इस तरह डिसॉल्व होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करने लगे हैं वो एक्वस मीडियम की बात करने लगे हैं। ऐसा मीडियम जिसके अंदर ऐसा एक प्लेटफॉर्म जिसके अंदर रिएक्शन हो रहे हैं और उसमें वाटर शामिल है, ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, एक्वस मीडियम। एक्वस का लफ्ज जो यूज होता है ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्वस मीडियम जो की बात हम करते हैं कि अगर सॉल्यूशन की एक फॉर्म हो, एक सॉल्यूशन हो जो एक्वस मीडिया हो, उसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। आयंस किसी भी सॉल्यूशन फॉर्म में, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर इन्वॉल्व है जिसको हम एक्वस मीडिया कह रहे हैं, उसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज का टॉपिक है इसको हमने 3-4 स्टेप्स में याद करना है। सबसे पहली बात हमने आयनिक सब्सटेंसेस की कि वो डिसोसिएट होते हैं। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की उनके अंदर जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं। तीसरे नंबर में हम एक्वस मीडिया की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमें ये पढ़ा है कि एक सॉल्यूशन फॉर्म जिसके अंदर वाटर इन्वॉल्व है जिसको हम एक्वस मीडिया कहते हैं, उसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत अच्छी तरह रिएक्ट करते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे जी वर्किंग ऑफ एंजाइम्स की। अगर हमने 9th में आपने ये चीज़ पढ़ी हो 9th और 10th में कि एंजाइम्स वर्क किस जगह पे मैक्सिमम अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। एक्वस मीडियम के अंदर एंजाइम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना मैक्सिमम रेट पे वर्क करते हैं। तो एंजाइम्स की वर्किंग के लिए भी कैटालाइजिंग रिएक्शन के लिए भी वाटर का होना जरूरी है। एंजाइम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पे वर्क जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर करते हैं। एंजाइम्स की बात होगी। अब लास्ट पे जो इस टॉपिक की बात है वो ये है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं जो सेम चार्ज से मिलके बनते हैं सब्सटेंसेस, मिसाल के तौर पे फैट्स है इसकी एग्जांपल, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, नॉन पोलर वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। यही वजह है कि सेल्स के अंदर, उस एक्वस मीडियम के अंदर, सेल के अंदर जब नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं होते तो स्ट्रक्चर्स बनते हैं मुख्तलिफ, जिनको हम मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं। हम उन स्ट्रक्चर्स को मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं और उन मेम्ब्रेन्स के बनने से सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बनते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और सेल का जो एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, जो सेल में एक्वस मीडियम है उसमें मेम्ब्रेन्स बनती हैं। इनके डिसॉल्व ना होने की वजह से और मेम्ब्रेन्स बनने की वजह से सेल्स में मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बनते हैं। तो ये है हमारा सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हीट कैपेसिटी में किस चीज़ का जिक्र किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वाटर की वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी लफ्ज से ही हमने ये समझना है कि ये क्या बात की जा रही है। इसमें ये बात है जिसको आपने समझना है कि वाटर की
हीट को एब्जॉर्ब करने की क्या सलाहियत है, कैसे वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसकी जो मेजरमेंट है वो हम कैलोरीज के अंदर करते हैं कि कितनी कैलोरी चाहिए वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, हीट वो कैसे एब्जॉर्ब करता है और कितनी एनर्जी चाहिए उसके एक सतह से टेम्परेचर को ऊपर लेके जाने के लिए। काफ़ी सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, मींस वाटर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इसमें एक फिगर दी गई है कि वाटर के 1 ग्राम वाटर को उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी रिक्वायर्ड है। 1 ग्राम वाटर को 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाने के लिए हमें 1 कैलोरी रिक्वायर्ड है। काफ़ी सारी एनर्जी हमें चाहिए होती है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की, H2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है। वाटर की जो ये प्रॉपर्टी है ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर सडन थर्मल चेंज से बचाती है। वाटर की इस हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। यही वजह है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है और ऑर्गेनिज्म जितने भी मौजूद हैं उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वो किस वजह से रहता है? वाटर की वजह से रहता है, क्योंकि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखते हैं उसमें किस तरह। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में, वो क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन जैसा कि नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है, वेपराइजेशन का लफ्ज यूज हुआ है, तो उसके अंदर वाटर का कन्वर्ट होना है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, इस लफ्ज को ही समझेंगे तो डेफिनेशन हमें इसकी क्लियर हो जाएगी। कितनी हीट रिक्वायर्ड है, कितनी हीट हमें रिक्वायर है वाटर को वेपर स्टेट में करने के लिए। अगर हम डायरेक्ट इसकी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन पे आए तो एक बात आप समझ लें कि हीट की जब बात आती है, इसको मेजर करने के लिए हम कैलोरीज यूज करते हैं। इसका जो मेजरिंग यूनिट है हीट का, वो हम कैलोरी में इसको मेजर करते हैं। तो कितनी कैलोरीज रिक्वायर हमें है 1 ग्राम पर ग्राम वाटर को लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है कि कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। हीट को हम कैलोरी में मेजर करते हैं। कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है पर ग्राम वाटर को लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, पर ग्राम वाटर। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अब नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं कि अगर हम केजी के लिहाज से देखें तो कितनी कैलोरीज चाहिए हमें 1 केजी वाटर को वेपराइज करवाने के लिए। 574 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड है हमें 1 केजी वाटर को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। 574 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड पर केजी वाटर टू वेपोराइज। ये जो प्रोसेस है हमारे पास वेपराइजेशन का, इस प्रोसेस की वजह से हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर की एक खसूसियत है, इसकी वजह से ये हमें किन किन प्रोसीजर्स में ये काम आता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब उनकी खुराक टूटती है, इसको साइंटिफिकली हम ऑक्सीडेशन का लफ्ज भी कहते हैं। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वाटर की प्रॉपर्टी है ये हमें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को मेंटेन रखने में काम आती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो उसमें वाटर की ये प्रॉपर्टी हमें काम आती है। दूसरे नंबर पे प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट को। जब वाटर ट्रांसपायर होता है प्लांट की सरफेस से तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है प्लांट्स को। और इसके अलावा हम एनिमल्स में भी देखते हैं कि जब पर्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम स्वेटिंग भी कह सकते हैं, तो कूलिंग इफेक्ट मिलता है एनिमल्स को जब वाटर ट्रांसपायर होता है। तो ये 2-3 चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद लास्ट पे हमें ये बताया गया है कि अगर 1 केजी वाटर यानी 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर हो, उसमें से हम 2 मिलीलीटर को वेपोराइज करवाएं, 2 मिलीलीटर वाटर उसमें से वेपोराइज हो जाए, तो जो पिछला 998 मिलीलीटर हमारे पास मौजूद होता है वाटर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाता है। जो हमने ये कूलिंग इफेक्ट वाली बात की है कि जब वाटर ट्रांसपायर होता है तो कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है पीछे, उसका प्रैक्टिकली जो हमारे पास उसकी डिजिट्स में हमारे पास है उसकी क्वांटिटी, वो ये है कि 1 लीटर वाटर यानी 1000 मिलीलीटर वाटर में से अगर हम सिर्फ 2 मिलीलीटर वाटर को ट्रांसपायर करवा दें, उसको हम इवापोरेट करवा दें, तो पिछला जो 998 मिलीलीटर वाटर बचता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है।
ये था हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में हीट ऑफ वेपराइजेशन का। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वाटर की, आयनाइजेशन ऑफ। स्टूडेंट्स, हम अब जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वाटर की वो है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। के वाटर जो है वो आयनाइज हो जाता है। वाटर का जो सब्सटेंस है वो जब एक सॉल्यूशन में होता है तो वाटर आयनाइज हो जाता है, आयंस में बढ़ जाता है वाटर। जो रिएक्शन हमारे सामने है कि वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है किसी रिएक्शन के अंदर तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट भी कायम हो रही है इस रिएक्शन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि वाटर टूटता भी है और दोबारा अपनी असल हालत में वापस भी आ सकता है। ये वाटर एक सॉल्यूशन में जब उसका वाटर इन्वॉल्व हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसका, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में टूट रहा है वाटर। इसी स्टेट में ये इक्विलिब्रियम भी कायम करता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट भी कायम होती है इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन के अंदर वो है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है प्योर वाटर के अंदर वो 10⁻⁻7 पर लीटर है। ये इसका जो इफेक्ट है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का वो ये है कि ये जो खसूसियत है वाटर की, ये सेल के अंदर या किसी भी इन्वायरमेंट में रिएक्शन के करवाने में मदद देती है। वाटर के टूटने की जो खासियत है, पानी के मॉलिक्यूल का टूटना, और इनकी जो कंसंट्रेशन है एक फिक्स कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर इन प्योर वाटर, ये जो इसका इफेक्ट है इनकी कंसंट्रेशन का वो एक मीडियम के अंदर रिएक्शंस को करवाने में मदद देता है। ये इनकी जो खसूसियत है ये सेल के अंदर रिएक्शंस को करवाने में मदद देती है। इनकी कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है जो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर है वो सेल के अंदर रिएक्शंस को करवाने में अहमियत का हामिल है, उसको मदद देता है रिएक्शंस को स्पीड अप करने में, रिएक्शंस को करवाने में। तो ये है हमारा टॉपिक आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये हर चीज़ याद होती जाएगी, तो इसको समझ के पढ़िएगा बुक से। नेक्स्ट हम लास्ट में इसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं वो है प्रोटेक्शन, के वाटर प्रोटेक्शन कैसे करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लास्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में वो प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन में दो बातों का जिक्र किया गया है। एक कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्रिक्शन से बचाता है, एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसमें एग्जांपल दी गई है कि हमारी जो आई है, आईलिड और जो आई का अंदर मेन स्ट्रक्चर है उसको उसके दरमियान फ्रिक्शन से बचाने के लिए वाटर में जो हमारे आंखों में टेयर्स की शक्ल में वाटर मौजूद है वो फ्रिक्शन को बचाता है आईलिड और आई के मेन स्ट्रक्चर के दरमियान। तो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और दूसरे नंबर पे जो बात की गई है वो ये कि फ्लूइड कुशन बनाता है ऑर्गन्स के इर्द गिर्द। ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फ्लूइड कुशन बनाता है ताकि किसी भी सडन ट्रॉमा से बचाया जा सके। कोई भी अगर अचानक से एक बॉडी हिट होती है कहीं पे तो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो है फ्लूइड कुशन वाटर बनाता है ताकि हिट ना हो, जो है एक ऑर्गन अचानक से एक दूसरे के साथ हिट ना हो या किसी सख्त जगह पे ऑर्गन ना टकराए, तो फ्लूइड कुशन बनाता है ट्रॉमा से बचाने के लिए वाटर। आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्लियर हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें तो जरूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।